गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिरोज शाह तुगलक का दूसरा भाग पढ़ेंगे। अब तक हमने फिरोज शाह तुगलक के बारे में जो पढ़ा है उसमें उसके राज्यारोहण, उसकी कुछ विजय अभियानों जिसमें उसे पूरी सफलता नहीं मिली, फिर उसके नीतियों के बारे में और सुधारों के बारे में, विशेष रूप से कृषि कार्य में किए गए उसके सुधार, फलों के बाग लगवाने, किसी क्षेत्र में विकास, कर प्रणाली और नहरों का निर्माण, इन सब चीजों का हमने अध्ययन किया था। आज हम उसके कुछ योजनाओं के बारे में पढ़ते हैं, विशेष रूप से जो जन कल्याणकारी योजनाएं के बारे में पढ़ेंगे, उसके सांस्कृतिक योगदानों के बारे में जानेंगे और उसकी जो धार्मिक नीति है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग उसके वेलफेयर स्कीम्स यानी कि जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में। उसने जन कल्याण की भावना से कई कार्य किए थे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य था दानशाला विभाग यानी दीवाने खैरात की स्थापना। इस विभाग में वह कई वर्गों को दान देता था। इस वर्ग में विद्वान, बुद्धिजीवी और विद्यार्थी वर्ग थे, इनको वह दान दिया करता था। फिर सूफी संतों, फकीरों, इनको प्रश्रय और दान देता था। इनके अलावा निर्धन व्यक्तियों, दरिद्रों और यहां तक कि विधवाओं को वह आर्थिक अनुदान के रूप में रकम देता था और उन्हें सहायता प्रदान करता था। निर्धन और अनाथ युवतियों के विवाह का बीड़ा भी उसने उठाया। उनके विवाह का खर्च भी उठाता था और उनके विवाह के तमाम प्रबंध उसने किया। बेरोजगारों को नौकरी देना और जहां तक संभव हो उन्हें रोजगार प्रदान करने में मदद करता था। इतना ही नहीं, जो बिल्कुल निर्धन थे, जो भूखे थे, उनके लिए लंगर व्यवस्था का भी उसने प्रबंध किया और इस प्रकार उसने जन कल्याणकारी भावना को अपने राज्य का एक अभिन्न हिस्सा बनाया, अपने राज्य प्रशासन का एक अभिन्न हिस्सा बनाया। यात्रियों की सुविधाओं के लिए उसने अच्छी सड़कें का निर्माण करवाया, जगह जगह पर सरायों का निर्माण किया, उपचार के लिए कई चिकित्सा केंद्रों की उसने स्थापना करवाई। मनुष्य ही नहीं, पशुओं के लिए भी उन्होंने उपचार केंद्रों का निर्माण करवाया था। ये तमाम उपचार केंद्रों से उसके बनने से उसके समाज में जो शाख थी वह काफी बढ़ गई। यानी ये तमाम प्रजाहित के कार्य उसे प्रजावत्सल राजा के रूप में प्रतिबिंबित करते हैं। सांस्कृतिक क्षेत्र में योगदानों के बारे में पढ़ते हैं तो उसने कई नगरों का निर्माण करवाया, जिसमें प्रमुख हैं जौनपुर, हिसार, जो हरियाणा का बहुत मशहूर क्षेत्र है, और हिसार में
उसी के काल में बनाए हुए कृषि और पशु के चिकित्सालय आज काफी डेवलप हो चुके हैं और एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की तारीख में आज हिसार का काफी नाम है। इसके अलावा उसने फिरोजपुर, फिरोजाबाद और फिरोजा नामक नगरों का निर्माण किया। कई नगरों के निर्माण से वाणिज्य और व्यापार में काफी प्रगति हुई। स्थापत्य के कला के क्षेत्र में भी उसने नगरों के साथ साथ कई स्थापत्य की संरचनाओं का निर्माण करना, जिसमें मकबरे, शिकारगाह का निर्माण कराया। उसने पुराने भवनों की भी मरम्मत करवाई। उन पुराने भवनों में सबसे मशहूर अगर हम कहें तो ये कुतुब मीनार है। जब ये ऊपरी संरचना इसकी 5वीं मंजिल टूट गई थी तो इसने इसको संगमरमर से जोड़ करके इस 5वीं मंजिल को 2 भाग में बना दिया। क्षमा कीजिए, इस 4थी मंजिल को 2 भागों में बना करके 4थी और 5वीं मंजिल बनाया और यहाँ संगमरमर जोड़ करके इसको मजबूती प्रदान किया। तो इस प्रकार उसने भवनों का निर्माण कर मरम्मत करके उसने स्थापत्य के क्षेत्र में भी उसने अपना योगदान दिया। साहित्य के संरक्षण के क्षेत्र में भी उसके योगदान थे। फिरोज शाह तुगलक स्वयं विद्वान व्यक्ति था और वह विद्वानों को संरक्षण देता था। जियाउद्दीन बर्नी उसके दरबार में दरबारी इतिहासकार था और साहित्यकार भी था। उसकी रचना तारीख फिरोज शाही, बलबन से लेकर के फिरोज शाह तुगलक के जीवन काल तक के बारे में ऐतिहासिक रूप से लेखन करता है। उसकी दूसरी रचना फतवा-ए-शाहदारी, ये प्रशासनिक सिद्धांतों के बारे में, शासकों की नीतियों के बारे में एक सुंदर वर्णन करता है। इसी प्रकार दूसरा विद्वान शम्स सिराज अफी, इसकी भी रचना का वही नाम है जो जियाउद्दीन बर्नी की है और वह है तारीख फिरोज शाही। लेकिन यह रचना एक प्रशस्ति के रूप में है, यानी कि फिरोज शाह तुगलक के बारे में एक बढ़ा चढ़ा कर थोड़ा लिखा गया है, जो प्रशस्ति में आमतौर पर होता है। जैसा कि अभी मैंने बताया, फिरोज शाह तुगलक स्वयं विद्वान था। उसने अपनी आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी लिखी, जिसका नाम है, उस पुस्तक का नाम है फतुहाते फिरोज शाही, जो इसकी आत्मकथा है। इसके अलावा उसके दरबार में ख्वाजा हिमासुद्दीन एक अर्थशास्त्री था, जिसने लगान व्यवस्था के बारे में अच्छा अध्ययन करके लगान व्यवस्था सुचारू रूप से लागू किया था और उसने पूरे कर राज्य के करों का आकलन कर उसका निर्धारण किया था और एक सुदृढ़ योजना पर यह कर पद्धति लागू की गई थी। अब हम उसके धार्मिक नीतियों के बारे में देखते हैं और ये धार्मिक नीति वास्तव में मोहम्मद बिन तुगलक की जो उदारवादी नीति थी उसके विपरीत थी। इसकी नीति संकीर्ण धार्मिक विचारधारा को प्रस्तुत करती है। ये रूढ़िवादी एवं कट्टरपंथियों के प्रति इसकी नीति तुष्टीकरण की नीति थी। चूंकि वह हिंदू माता और मुस्लिम पिता का संतान था, अतः वह चाहता था कि इस्लाम के प्रति अपनी निष्ठा को उजागर कर सके, ताकि उस पर कोई अंगुली न उठा सके या आरोप न लगा सके कि वह एक अच्छा मुसलमान नहीं है या धर्मनिष्ठ मुसलमान नहीं है। अतः उसने अपने आप को ज्यादा मुसलमान शो करने के लिए मुसलमानों के प्रति जो नीति बनाई
धार्मिक नीति मुस्लिम धर्म पर आधारित थी। उसने मुसलमानों, सामंतों और उलेमाओं के समर्थन प्राप्त करने हेतु उसकी नीति, धार्मिक नीति जो थी वह बिल्कुल कट्टरपंथी पर पद्धति पर आधारित थी, ताकि वो उन्हें संतुष्ट कर सके, जिसके बदौलत वह शासन कर रहा है। उसकी प्रशासनिक नीतियां शरीयत क्षमा कीजिएगा, इस्लामिक कानून जो शरीयत है उस पर आधारित थी, और यही वजह है कि शरीयत का बहुत ज्यादा महत्व दिया गया, और यह उसके कर प्रणाली और प्रशासन दोनों में दृष्टिगोचर होती है। कर प्रणाली में भी उसमें हम देखते हैं कि जजिया, ज़कात, खम्स, खराज जो शरीयत में लिखा है इनको लागू किया गया और बाकी सभी करों को हटा दिया गया था। इस्लाम के प्रचार और प्रसार के लिए भी उसने अपनी गहरी अभिरुचि दिखलाई थी, और हम देखते हैं कि इस्लाम का प्रचार और प्रसार तो किया ही, और जो काफिर थे यानी कि मोहम्मद साहब और उसकी शिक्षाओं में यकीन नहीं करते थे, यानी कि भारत में जो उसके अधिकांश प्रजा हिंदू जो थी, जो इस्लाम धर्म को नहीं पालन करती थी, उसके प्रति उसकी नीति दमनकारी नीति थी। उसने जजिया पुनः लागू किया, जो उसके पहले को समाप्त कर दिया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय जजिया नहीं किया गया था। इसने न सिर्फ जजिया लागू किया बल्कि कठोरता से लागू किया, यहाँ तक कि ब्राह्मणों को जो जजिया से छूट मिलती थी उसने ब्राह्मणों पर भी जजिया लागू किया। मंदिरों को तोड़ा, धार्मिक पुस्तकों को जलाया, पांडुलिपियों को नष्ट किया, और इस प्रकार उदारवादी मुसलमानों का जो थोड़ा उदार रखते थे उनका भी उसने दमन किया। अपने आप को ज्यादा धार्मिकता और धर्म के प्रति यानी इस्लाम के प्रति अभिरुचि दिखलाने के लिए, झुकाव दिखलाने के लिए उसने 2 बार सुल्तान की उपाधि प्राप्त करने के लिए खलीफा को आग्रह किया, और दोनों बार उसे सफलता मिली। वह अपने आप को नायबे खलीफा कहता है, यानी खलीफा का नायब या उप जो होता है खलीफा के बाद का जो नीचे वाला जो सीढ़ी होता है, अपने आप को उस पायदान पर रखा। इतना ही नहीं, उसने अपने सिक्कों पर खलीफा के नाम खुदवाए, और इस प्रकार उसने इस्लाम के प्रति अपनी गहरी आस्था प्रकट की। लेकिन विभिन्न वर्गों के प्रति उसकी की गई तुष्टीकरण की नीति उसे स्पष्ट रूप से उसके धार्मिक संकीर्णता को दिखलाती है, और इसके लिए घातक भी आगे सिद्ध होती है। उलेमाओं को खुश करने के लिए उसने धार्मिक दृष्टिकोण जो अपनाया वह संकीर्ण तो था ही, लेकिन यह आगे उसके लिए घातक हुआ। सामंतों के प्रति भी उसकी जो नीति थी, उसने जो सामंत थे, जो जागीरदार थे, उसने जागीरदारों को जो पद था उसको वंशानुगत कर दिया, यानी कि जागीरदार का पुत्र ही जागीरदार होगा। कोई सक्रिय आदमी, जो काम करने वाला आदमी अब ना होकर के सिर्फ वंशानुगत आदमी, पीढ़ी दर आदमी, हेरिडिटरी जो होगा वही वंशानुगत होगा। तो सामंत लोग जो केंद्रीय प्रशासन को मजबूती प्रदान करने के लिए प्रांतीय प्रशासन या क्षेत्रीय भागों में शासन करते थे, अब वो निष्क्रिय होने लगे, और यहाँ तक कि वह आर्थिक दृष्टिकोण से भी वह केंद्र से मुक्त होने लगे। इससे केंद्र के को आर्थिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगा। सैन्य क्षेत्र में भी हम देखते हैं कि उसने कई ऐसी नीतियां बनाई जिससे सेना को काफी नुकसान हुआ। सैनिक सेवा को वंशानुगत कर दिया गया, यानी कि योग्य सैनिकों का चुनाव अब बंद हो गया, यानी कि एक सैनिक सरदार का बेटा ही सैनिक बनता था। तो योग्यता खत्म हो गया, और योग्यता जब आधार नहीं रहा तो सेना निस्संदेह रूप से कमजोर होते रहेगी। सेना के वेतन जागीर के रूप में मिलता था, और जागीर
जागीरदार के रूप में जब रहने लगे तो ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगे। दाग और हुलिया जो सैनिक का लिखा जाता था, वर्णन किया जाता था, वो समाप्त हो गया। घोड़ों को दागने की प्रथा भी समाप्त हो गई। इसलिए अब जो सैनिक थे अपने बदले किसी दूसरे को सैनिक को भेज देते थे। घोड़े को दागने से अब उच्च कोटि के जो घोड़े होते थे उनका सेना में आना बंद हो गया। घटिया किस्म के घोड़े, घटिया किस्म के हथियार, यानी निम्न स्तर के घोड़े और निम्न स्तर के हथियार सेना में आने लगे और सेना धीरे धीरे कमजोर होती चली गई। अवैध रूप से धन कमाने की इस प्रकार एक होड़ लगी, चाहे सामंत हो या सैनिक सरदार हो। सुल्तान देरा सेना में अनुशासनहीनता आने लगी। यहां तक कि खम्स जो सैनिक अभियान के द्वारा माल लूटे जाते थे और उसका 20% हिस्सा सैनिकों में बांटा जाता था, अब उल्टा हो गया। 80% हिस्सा सैनिकों में बांटा जाने लगा और मात्र 20% हिस्सा सरकार को मिलता था। तो इस प्रकार अब राज्य की आमदनी भी घटती चली गई, राज्य का प्रशासन में का स्तर घटता चला गया। उलेमा, सामंत और सैनिक प्रसन्न तो हो गए, खुश तो हो गए, परंतु राज्य कमजोर होता चला गया। और यही वजह है कि 1388 में मरने के मात्र 10 वर्षों के अंदर तुगलक वंश समाप्त हो गया। विशेष रूप से 1398 में जब तैमूर लंग का आक्रमण हुआ तो हालात बिल्कुल जर्जर हो गए थे और जिसने दिल्ली में 3 दिनों तक कत्लेआम मचाया और 15 दिनों तक वह भारत में रहा और पूरे यहाँ की व्यवस्था को समाप्त कर दिया। इसके बारे में थोड़ा हम दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। आज इतना ही, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। धन्यवाद।